हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है जो बिहार सरकार के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है। कौन सरकार के द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा कौन पेपर? मॉडल पेपर जारी किया गया, जिसका है जो 2025 में जो जारी किया गया मॉडल पेपर, उसका मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सीधी बात होता है, नो बकवास होता है। अगर आपको अच्छा लग जाएगा वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्या क्वेश्चन कहता है, जो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? ए छाया, बी उपछाया, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या कीजिए, एगो कॉपी और पेन लीजिए। ऐसा ही नहीं देखिए, कॉपी पेन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जिसे मैंने जैसे पढ़ा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपको जो आंसर लगता है वो दीजिए, ए बी सी जो आपको लग रहा दीजिए। फिर मैं आपको आंसर जब बताऊंगा तो चेक कीजिए कि कै वो आपको सही गया। उस तरीक़ा से आपको जितना एक भी क्लास में होगा तो पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कितना बढ़िया है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के, अंतिम में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर कि मेरा इतना सही गया। 40 क्वेश्चन कराए हैं तो 80 क्वेश्चन देखें तो मेरा इतना सही गया, 35 सही गया, 40 में 40 सही गया, 39 गया, 38 गया, जो भी जाएगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी प्रकाश स्रोत से सामने एक रुकावट देने पर क्या बनता है जी? तो छाया बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए 0, बी 50 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर, डी अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो सर समतल दर्पण की फोकस दूरी कुछ होती है, अनंत तक होती है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रश्न संख्या 1 का। दिखाई नहीं दे रहा होगा आंसर आपको, तो मैं थोड़ा सा पेन यूज कर रहा हूँ। क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस लेंस को क्वेश्चन नंबर 3, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो क्वेश्चन करा 1 मीटर से फोकस दूरी वाले समतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ए -1 डायोप्टर, बी 1.5 डायोप्टर, सी 1 डायोप्टर, डी 2 डायोप्टर। तो क्या होगा आंसर जी? तो बोल सर 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का कितना होता है? 1 डायोप्टर। जय सेंटीमीटर फोकस दूरी रहेगा जय डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बाईफोकल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा जी? तो सर 4 का आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को है जो अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस का अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस को। यही हो जाता है, पूछ देता कुछ ही। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी। अपसारी किसे कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए भिन्न भिन्न होती है, बी समान होती है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? तो सर प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मिलीमीटर, बी सेंटीमीटर, डी सी मीटर, डी मात्रक विहीन। तो किसी भी लेंस द्वारा आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो सर हम जानते हैं कि आवर्धन का कोई मात्रक होता नहीं। आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मापने का तरीका नहीं होता। इसलिए आवर्धन का ऐसा मात्रक हो जो मात्रक विहीन होता है, यानी कि मात्रक नहीं होता है इसका। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसका अपमार्जक, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए कांच, बी हीरा, सी बर्फ, डी वायु। तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो
तो आंसर हो जाएगा बी, हीरा का अपवर्तनांक होता है जो सबसे क्या होता है, अधिक होता है। प्रश्न संख्या 8, एक अभिसारी लेंस बनाता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, बी सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सी कभी आभासी तो कभी वास्तविक बनाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो अभी मैंने आपको बताया अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कह दिया अपसारी, तो अपसारी इसका मतलब कौन सा लेंस है, तो कहेगा सर कि अपसारी इसका मतलब उत्तल लेंस है। तो यानी कि कहने सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह रहा है कि उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि अपसारी लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा जी, तो बोल सर कभी आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो कभी क्या बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तर हो जाएगा अभिसारी लेंस कभी वास्तविक प्रतिबिंब तो कभी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न संख्या 9, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का क्या है, परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन का, बी परिकिरण का, सी परावर्तन का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर होगा जी, तो सर आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकाश का परिकिरण कौन रंग का होता है, तो नीला रंग का होता है, जिसके कारण आकाश कैसा रंग दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन क्वेश्चन पूछे अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर होगा जी, तो सर आप ही बताइए। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा तीनों होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो आप याद नहीं कीजिएगा इनमें से सभी, आपको याद करना है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन होता है, तो लाल नीला हरा, लाल नीला हरा ये याद करना, ये नहीं कि आप याद कीजिएगा इनमें से सही। क्वेश्चन नंबर 11, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होता है। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया में, बी पुतली में, सी रेटिना में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा जी, तो बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका होता है, रेटिना में होता है। तो प्रश्न संख्या चलते 12 की ओर, क्या करा 12, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। दूरदृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा जी, तो सर बताइए दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए क्या चाहिए होता है, उत्तल लेंस का होता है। तो आप बता दीजिए निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा होगा, तो सर अब तो अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। और दूर दृष्टि या निकट दृष्टि जरा दृष्टि दोष के लिए क्या होगा, उत्तल अवतल दोनों होगा। क्वेश्चन 13, मानव ने कितना बार पूछा है, कितना बार, हम क्या आपको बताएं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/6, बी 1/10, सी 1/16, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर होगा जी, तो बोल सर 13 का आंसर हो जाएगा सी, मानव दृष्टि के लिए स्थायित्व होता है 1/16 सेकंड तक। यानी कि हम किसी भी वस्तु को देख के वहाँ से नज़र हटा देंगे तो 1/16 सेकंड तक वो वस्तु क्या होता है, उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बना हुआ रहता है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। किसका मात्रक है जो वाट के क्या है, बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी जूल प्रति सेकेंड, सी जूल 1/जूल प्रति 1/सेकेंड, या जूल 1/-स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सर प्रति वाट का बराबर का मात्रक कितना होगा, जूल प्रति सेकेंड होता है वाट का मात्रक, यानी 1 वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होगा। प्रश्न संख्या 15, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 100 यूनिट, बी 10 यूनिट, सी 1 यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा जी, तो सर आप ही ने बताइएगा कि प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो प्रश्न संख्या 15 का आपका आंसर हो जाएगा कितना, सी हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट होता है। प्रश्न संख्या 16,
विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, बी वाट, सी जूल, डी यूनिट। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा जी। तो सर विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कई बार एग्जाम हॉल में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है 1 किलो वाट बराबर होता है। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 36 जूल, 36 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या 3600 जूल। तो 1 किलो वाट प्रति घंटा बराबर क्या होता है? तो सर 1 किलो प्रति वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। यानी कि प्रश्न संख्या कितना? 17 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 18, दाएं हाथ, कौन हाथ? दाएं हाथ के अंगूठा के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? दाएं हाथ के अंगूठा के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए मैक्सवेल, बी आइंस्टीन, सी फ्लेमिंग, डी ऑस्टेड। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या होगा जी? तो बोल सर सी हो जाएगा, फ्लेमिंग हो जाएगा। दाएं हाथ के अंगूठा के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? फ्लेमिंग ने के द्वारा किया गया था। ऐसे भी कहता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ से नियम भी बोला जाता है इसका रूल को। प्रश्न संख्या 19, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय पर, बी रासायनिक पर, सी ऊष्मीय पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या होगा जी? तो बोल सर 19 का आंसर क्या होगा? तो हमको 19 का आंसर हो जाएगा सी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय के सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न संख्या 20, 1 एम ए बराबर होता है, यानी कि मीटर प्रति एम्पेयर बराबर होता है। ऑप्शन में 10⁻⁻1, बी 10⁻⁻2 एम्पियर, सी 10⁻⁻3 एम्पियर, डी 10⁻⁻6 एम्पियर। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या होगा? तो सर 1 एम ए बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या क्या है? प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर श्रेणी में, बी पार्श्व क्रम में, सी ए बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या होगा जी? तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। प्रतिरोध को अगर मान बढ़ाना है तो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम हॉल में आया है और आएगा भी। प्रश्न संख्या 22, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 22, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी चांदी, सी नाइक्रोम, डी तांबा। इलेक्ट्रिक हीटर के कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जी? तो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सर नाइक्रोम का। इलेक्ट्रिक हीटर के कुंडली बनाने के लिए नाइक्रोम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नाइक्रोम का तार होता है जो स्प्रिंग जैसा होता है, जो नाइक्रोम का तार होता है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? करा निम्नलिखित में से कौन सा है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए NH3, बी O2, सी N2, डी CO2। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर होगा जी? तो सर आप ही ना बताइएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? उत्तरदायित है। और इसके कार्बन हमेशा इसे देता है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, मेथेन भी होता है, और भी बहुत सारे गैस हैं, लेकिन ज़्यादातर हमेशा सबसे ज़्यादा उत्तरदायित कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायित है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होगा। करा क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? करा निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो जीवाश्म ईंधन? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम, बी प्राकृतिक गैस, सी कोयला, और डी उपयुक्त में से सभी। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा जी? तब प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन कौन है? पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा डी में से सभी। तो आप याद क्या कीजिएगा, जीवाश्म ईंधन कौन है? तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और कोयला जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस में कौन कौन आ जाता है? LPG और CNG आ जाएगा आपको। प्रश्न संख्या 25 करा 25 में सूर्य तथा अन्य तारों का उत्सर्जन विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन है? क्यों है? कह रहा
सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए नाभिक विखंडन, बी नाभिकीय संलग्न, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या होगा जी? तो आंसर क्या होगा? तो सूर्य तथा अन्य तारों के उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन है के कारण ऊर्जा होता है। नाभिकीय विखंडन में तो परमाणु संयंत्र में नाभिकीय विखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? ए भूमि सिंचाई, बी बिजली उत्पादन, सी जल आपूर्ति, डी इनमें से सभी। तो टिहरी बांध निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर होगा जी, टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था? भूमि सिंचाई। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य सी भी था, भूमि सिंचाई भी था। बिजली का उत्पादन, टिहरी बांध का निर्माण के लिए बिजली का उत्पादन भी उद्देश्य था। जल आपूर्ति, ये भी जल आपूर्ति भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सभी हो जाएगा। तो आप याद क्या कीजिएगा, टिहरी बांध के लिए का उद्देश्य क्या था? तो भूमि सिंचाई, बिजली का उत्पादन और जल आपूर्ति इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 27, खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डेनियल सेल, बी सौर सेल, सूखा सेल, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी याद करने का चीज़ है जी। खिलौना में कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? तो बोल सर खिलौना में जानते हैं सूखा सेल का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। हमको बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। प्रश्न संख्या 28, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल में वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी इनमें से सभी। तो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। जल में वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। प्रश्न संख्या 29, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO। ऑप्शन नंबर ए ZnO उपचयित हो रहा है, बी कार्बन उपचयित हो रहा है, सी कार्बन उपचयित हो रहा है, डी कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो जो अभिक्रिया दिया हुआ इसमें क्या हो रहा है? तो बोल सर जो इस अभिक्रिया दिया इसमें कार्बन अपचयी हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है? अपचयी, इसे यानी कि हट के अलग जा रहा है CO के साथ। प्रश्न संख्या 30, जस्ता तथा तनु हाइड्रोजन क्लोरीन की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा गैस बनता है? तो सर जस्ता तथा तनु हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 31, कह रहा निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया बना देता है? लीजिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। कह रहा निम्नलिखित में से कौन गैस चूना जल को दूधिया बना देता है? तो कौन सा चूना जल को दूधिया बना देता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा अब ऑप्शन डी आंसर जी? तो सर रुकिए ना थोड़ा देर, हम बताते हैं ना, हम बिल्कुल बताइए। तो कौन सा गैस जो दूधिया बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड को चूना जल क्या कर देता है? दूधिया बना देता है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना है? लीजिए ये भी क्वेश्चन इतना बार पूछा है, आप रटिए ना, ये आ गया समझिए, इतना बार याद कीजिए आप इसको। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? लीजिए बूझ गया है आपको, अब बूझ गया तो क्या हम करें? सी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोटेट्राकल ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Ca कैल्शियम। तो कौन सा बूझा चूना है जी? तो सर जानते हैं ना बुझेगा जब कौन बुझेगा? तो बोल सर बताइए आप ही कौन बुझेगा? तो CaOH, इसको क्या करिएगा चारों पट्टी से घेर दीजिएगा तब बूझ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसा घेरा हुआ रहेगा वो बूझा चूना रहेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33, दंत मंजन पराया होता है। लीजिए, दंत मंजन टूथपेस्ट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आपके टूथ में नमक है या नहीं है, ये हमको बताइए। अम्लीय है कि लवणीय है कि क्षारीय आपका टूथपेस्ट है? आप प्रचार बहुत देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो आपके टूथपेस्ट में नमक है, यानी कि टूथपेस्ट। दंत मंजन को इंग्लिश में टूथपेस्ट बोलते हैं। तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो बोलते नहीं, मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है। अम्लीय हो सकता है, लवणीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता। हमके बताइए कौन है, तो बताइए आप। तो कहेगा सर हम बता रहे हैं ना, हमकी बताइए। तो सर मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, ये क्या है? क्षारीय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लीजिए, क्या हम इसको बताएं, इसमें क्वेश्चन छनल क्वेश्चन है, एकदम मलाई मार के क्वेश्चन है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? बोल सर इसमें तो रटले हम की रटले हैं, फिर भी क्या कीजिए, एक बार याद कीजिए। सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? तो बोल सर नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 35, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। लीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इसका जो जलेगा नहीं तो कैसा सफ़ेद देगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। कैसा रंग होता है? सफ़ेद दिखाई देता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? पूछ दिया 4, 5, 8, 10.5। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या होगा जी? तो सर 35 का आंसर होगा 10.5 हो जाएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बोल सर प्रश्न संख्या 35 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं कितनी की ओर? 36 की ओर। जस्ता अयस्क है, जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइड का, बी सोडियम क्लोराइड का, सी सिनेबार का, डी जिंक ब्लेड का। तो जस्ता किसका अयस्क है? लीजिए स्टार मार लीजिए, जस्ता का अयस्क कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 36 में देखते हैं प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है जी। तो प्रश्न संख्या 36 आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, जिंक ब्लेड। जस्ता का अयस्क कौन है? जिंक ब्लेड है। प्रश्न संख्या 37, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है। एफी लोहा, कॉपर, एयू, एल। कौन है जो धातु जो अम्लराज में घुलता है? तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या होगा? बोल 37 का आंसर एयू होगा। कौन एयू होगा? एयू होगा। तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताया कि एयू का कौची होता है? परमाणु संख्या। तो एयू मतलब कुछ होता है? तो सर एयू को सोना बोलते हैं, इसका परमाणु संख्या 79 होता है। इसको क्या बोलते हैं? चांदी, इसका परमाणु संख्या 47 होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपको, तो ये भी इसको भी क्या रखेगा? याद रखेगा। क्वेश्चन का अर्थ है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? कौन सा है जो निम्नलिखित में आयनिक नहीं है? कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रो HCN, ये कुछ ऐसे ही दिया हुआ ऑप्शन। प्रश्न संख्या 38 का आंसर हो जाएगा जी सर। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो आयनिक यौगिक नहीं बनाता, बाकी सब आयनिक, धन आयन और ऋण आयन सभी में है। क्वेश्चन नंबर 39, हीलियम गैस है। ए सक्रिय गैस, बी अक्रिय गैस, सी उदासीन गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 39 का आंसर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। हीलियम कैसा गैस है? तो अक्रिय गैस है। प्रश्न संख्या 40, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ए लोहा, बी सोना, सी चांदी, डी हीरा। तो प्रश्न संख्या 40 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 40 का आंसर हो जाएगा डी, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। प्रश्न संख्या 41, बेंजीन का अनुसूत्र। लीजिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है बेंजीन का। ये तो कठोर है, ये तो कई बार पूछा है जी। बेंजीन का अनुसूत्र है C2H2, C2H4, CH4, C6H6। तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर होगा जी सर 41 का डी हो जाएगा। ये CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। ये क्या है? C6H4 बेंजीन है, C6H6 बेंजीन है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 42, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनाते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए त्रिभ आबंध, बी द्वि आबंध, सी एक आबंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर क्या होगा जी? तो बोले सर प्रश्न संख्या 42 का आंसर ए हो जाएगा, एक आबंध बनाते हैं। प्रश्न संख्या 43, चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? ए बूझा चूना,
बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कली चूना, डी कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो सर प्रश्न संख्या 43 का आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। प्रश्न संख्या 44 चीनी का रासायनिक सूत्र क्या? लीजिए, ये भी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा हुआ, ये भी पूछने का चीज़ है। बोल सर डायरेक्ट बताइए आप, हम कि डायरेक्ट बता दें? बिल्कुल। तो बोल सर बिल्कुल आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट बता दीजिएगा। तो C12H22O11 होता है। C12H22O क्या होता है? 11 होता है। तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर कहा जाएगा? तो बोल सर प्रश्न संख्या 44 का आंसर क्या होगा? सी होगा। प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन नंबर ए C2H6, बी CH4, सी C3H8, डी C2H4। तो प्रश्न संख्या 45 का आंसर क्या होगा जी? तो सर 45 का आंसर डी होगा, C2H4 है जो क्या है? कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। प्रश्न संख्या 46 मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? ए न्यूट्रॉन संख्या, बी परमाणु संख्या, सी परमाणु संख्या, डी मोल। तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर होगा जी? तो सर प्रश्न संख्या 46 का आंसर बी होगा, परमाणु द्रव्यमान। निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु नहीं है? ए मैग्नीशियम, सोडियम, रुबिडियम और लिथियम। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु नहीं है? तो प्रश्न संख्या 47 का आंसर क्या होगा? तो सर मैग्नीशियम है जो क्षार धातु नहीं है। प्रश्न संख्या 48 निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन समूह का सदस्य? ए बेरियम, बी बोरॉन, सी ब्रोमीन, डी बेरियम। तब निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन समूह का है? प्रश्न संख्या 48 का आंसर होगा सर ब्रोमीन है जो हैलोजन समूह का। ये हैलोजन समूह भी याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछ दिया है हैलोजन समूह से क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 49 जिंक की परमाणु संख्या होती है। जिंक की परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन नंबर 47, बी 28, सी 29, डी 30। तो जिंक के परमाणु संख्या कितना होता है? तो जिंक के परमाणु संख्या क्या होता है? 30 होता है। प्रश्न संख्या 50 निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऋणात्मक? ऑप्शन नंबर ए धातु, बी धातु, सी मिश्र धातु, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर क्या होगा जी? तो आंसर क्या होगा आप ही नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऋणात्मक है? तो अधातु है जो विद्युत ऋणात्मक है। प्रश्न संख्या 51 राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? लीजिए, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी? ऑप्शन नंबर ए पवना, बी खिजरी, सी रनी और डी रेनी। तो 51 का आंसर होगा जी? तो सर खिजरी में था, जो राजस्थान में खिजरी ग्राम के लिए चिपको आंदोलन में अपने जान तक भी त्याग दिया था। प्रश्न संख्या 52 निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? लीजिए, संतुलन तो आपको बिगड़ल एग्जाम के टेंशन से, तो आप नहीं बिगाड़िएगा। किसके कारण संतुलन, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता? ऑप्शन नंबर सोचिए, जब भगवान के द्वारा रचा ब्रह्मांड का पर्यावरण संतुलन बदल रहा है तो हम लोग तो इंसान ही हैं जी, तो टेंशन लीजिएगा नहीं, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ऑप्शन नंबर ए वन रोपण, बी बढ़ती मानव जनसंख्या, सी अधिक हरे पौधे का उगना, डी जैव विविधता। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 52 का आंसर बी होगा, बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण पर्यावरण संतुलन क्या हो गया? बिगड़ गया। 53 पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। पर्यावरण को संतुलन से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 53 का आंसर हो जाएगा वस्तु का पुनर्चालन, यानी बार बार उपयोग कीजिए, पुनर्चालन कीजिए, यूज करते रहिए। वस्तु का खत्म हो जाए उपयोग है तो फिर उसको नया चीज़ बना कर उपयोग कीजिए। सी वस्तु का उपयोग में कमी, अब जो प्लास्टिक की चीज़ ऐसी वस्तु हैं जिसको उपयोग में कोई कमी कीजिए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए
यूरेनियम, बी प्लूटोनियम, सी सिलिकॉन, डी प्लास्टिक। तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्रश्न संख्या 54। तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर होगा जी, तो 54 का आंसर सी हो जाएगा, सिलिकॉन। तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है सौर सेल में। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है? ऑप्शन नंबर ए C2H6, बी CH4, सी C4H10, डी H2। तो प्रश्न संख्या 55 कौन पान 55, प्रश्न संख्या 55 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का आंसर भी हो जाएगा कौन सा मुख्यतः बायोगैस है? CH4 यानी कि मीथेन क्या है? बायोगैस है। प्रश्न संख्या कितना 56, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं? लीजिए कितना बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और आसान है। तो मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत क्या कर रहा है? अस्थि, मज्जा, इनामेल या डेंटाइन। तो मनुष्य के सबसे दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, जो सब शरीर के सबसे कठोर भाग होता है, इनामेल। प्रश्न संख्या 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर सी हो जाएगा। 57, जठर ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए यकृत में, बी आँख में, अमाशय में, अग्नाशय में। तो लीजिए ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम हॉल में आते हैं और आपको नंबर दिलाते हैं, तो याद कर लीजिए जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो प्रश्न संख्या 57 का आंसर क्या होगा जी? तो सर 57 का आंसर सी होगा। अच्छा, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में। कौन ग्रंथि पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए लाइपेज, बी माल्टेज, सी टाइलिन, डी लैक्टिन। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आंसर लिखिए और जल्दी बताइए कौन होता है? लाइपेज, माल्टेज, टाइलिन, लैक्टिन। तो क्या आंसर हो जाएगा 58 का? तो सर 58 का आंसर हो जाएगा ए, वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज है जो वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन 59 का है, पीत रस का रंग होता है? कौन रस? पीत रस का रंग होता है ऑप्शन नंबर ए पीला, हरा, सफ़ेद, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 59 का आंसर हो जाएगा हरा हो जाएगा, पीत रस का रंग हरा होता है। प्रश्न संख्या 60, पौधे में श्वसन होता है? पौधे में श्वसन होता है ए तना में, बी पतिया में, सी जड़ में, डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 60 का आंसर क्या होता है? तो पौधे में श्वसन तना से भी होता है, पतिया से भी और जड़ से भी होता है, तीनों से होता है। प्रश्न संख्या 61, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो हरे पेड़ पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा कितना? ए हो जाएगा। अगला चल रहे हैं बी में, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 36 और डी 38। तो प्रश्न संख्या 62 का आंसर क्या होगा जी? तो प्रश्न संख्या 62 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, समान डायस्टोलिक रक्तदाब होता है? समान डायस्टोलिक रक्तदाब होता है 80 mH, 120 mmGH, 100 mmGH और 130 mGH। तो समान डायलिसिस रक्त का दाब कितना होता है? तो सर समान डायलिसिस रक्त का दाब 80 mmGH होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 64, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस रंग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस रंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए तना में, बी पत्ती में, सी फूल में, डी इनमें से सभी में। तो प्रश्न संख्या 64 का आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती में, बी वाष्पोत्सर्जन पत्ती से होता है। अब ऑक्सीजन का श्वसन किससे होता है? तो पत्ती, तना, फूल सबसे। 65, अस्थि क्या है? पदार्थ है, कोशिका है, उत्तक है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 65 का आंसर क्या हो जाएगा? सी अस्थि क्या है? तो अस्थि उत्तक है। 66, पादप में अपशिष्ट संचित रहता है? पादप में अपशिष्ट संचित रहता है ऑप्शन नंबर ए छाल में, बी पत्ती में, सी कोशिका रक्त में, डी इनमें से कोई नहीं। तो पादप में अपशिष्ट संचित रहता है। प्रश्न संख्या
66 का आंसर क्या होगा? तो डी। पादप में अपशिष्ट संचित छाल में भी रहता है, पत्ती में भी रहता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी रहता है। प्रश्न संख्या 67 कह रहा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ए मूत्रवाहिना, बी ग्लोमेरुलस, सी नेफ्रॉन, डी बोमेस संपुटन। तो क्या कहते हैं? तो सर प्रश्न संख्या 67 का आंसर जानते हैं क्या होगा? हमको बताइएगा तो बिल्कुल हम जान जाएंगे। तो बस सर लीजिए हम बता दिए नेफ्रॉन होगा। तो वृक्क के संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ये भी कई बार एग्जाम हॉल में आया है। इसमें जब मारते हैं स्टार तो समझिए कि एकदम रटना नहीं है, सोते समय भी दिमाग में आना चाहिए, सपना आना चाहिए नींद में, तब पढ़ाई होगा। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है। प्रश्न संख्या 68 पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है। ए टैनिन, बी रेजिन, सी गोंद, इनमें से सभी। तब पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन सी है? टैनिन भी है, रेजिन भी है और गोंद भी है। तो ये आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 69 स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कहाँ है? ए सेरिब्रम पेंडलन में, डायसिफिलॉन में, सी ऑप्टिकल्स पाली में, डी सेरिब्रम में। तो प्रश्न संख्या 69 का आंसर होगा जी। तो बोल सर स्मरण शक्ति यानी याद रखने का कहाँ? सेरिब्रम से। यानी आपका अगर कहते सर याद करते भुला देते, सेरिब्रम आपका कमजोर है जी, तो सेरिब्रम मार ब्रम ब्रम करके ब्रम ब्रह्मणा दीजिए। और क्या चीज़? प्रश्न संख्या 70 जड़ का अध्योगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ का अध्योगामी वृद्धि कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जलानुवर्तन, बी रसायनानुवर्तन, सी प्रकाशानुवर्तन, डी गुरुत्वानुकर्षण वर्तन। तो प्रश्न संख्या 70 का आंसर होगा जी। तो 70 का आंसर डी हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन, क्योंकि जड़ गुरुत्वाकर्षण बल की ओर क्या करता है? बढ़ता है, यानी कि नीचे जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा गुरुत्वानुवर्तन। प्रश्न संख्या 71 चलिए हम लोग 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देख लीजिएगा, देखिए आपका कितना सही जा रहा है, बताइएगा एकदम। प्रश्न संख्या 71 एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए वृषण द्वारा, बी थायराइड द्वारा, सी अंडाशय द्वारा, डी लैंगहेरेंस के दीपिकाएँ द्वारा। तो एस्ट्रोजन स्रावित कहाँ से होता है? तो प्रश्न संख्या 71 का आंसर हो जाएगा सी अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन स्रावित अंडाशय द्वारा होता है जी। प्रश्न संख्या 72 सब परागण निम्न में किन पौधों में होता है? सब परागण निम्नलिखित में से किन पौधों में होता है? ऑप्शन नंबर ए एक लिंगी में, बी उभयलिंगी में, सी ए बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो सब परागण निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में होता है? तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर क्या होगा? तो सर सब परागण उभयलिंगी पौधों में होता है। प्रश्न संख्या 73 गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होते हैं? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एंड्रोमीटस, बी फंडस, सी योनि, डी इनमें से कोई नहीं। तो गर्भाशय से किस भाग में भ्रूण विकसित होते हैं? तो सर प्रश्न संख्या 73 का पता है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा एंड्रोमीटस में गर्भाशय के विकसित होते हैं, एंड्रोमिशन में। प्रश्न संख्या 74 निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जनानंग में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जनानंग में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेबियन माइनोरा, बी परिपक्व पुटक, सी फैलोपियन नलिकाएं, डी शुक्रवाहिनी। तो प्रश्न संख्या 74 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शुक्रवाहिनी हो जाएगा जी। प्रश्न संख्या 75 आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 75 आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ए हेरोडस यूरेको, बी ग्रेग जॉन मेंडल को, सी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, डी सिडन फॉक्स को। तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर क्या होगा जी? तो सर क्या होगा? तो 75 का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। आनुवांशिक का पिता किसे कहता है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को कहा जाता है। डार्विन का सिद्धांत दिए थे। मटर के पौधे पर पूछ जाएगा तो जॉन मेंडल हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 76 मेंडल किस देश के ईसाइयों के एक मठ में पादरी था? लीजिए प्रश्न संख्या 76 का आंसर होगा, जल्दी कमेंट में लिख के बताइए। मेंडल किस देश के ईसाई के एक मठ के पादरी थे? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। तो मेंडल कहाँ के ईसाई का था? तो ऑस्ट्रिया के ईसाई के मठ के पादरी था। प्रश्न संख्या 77 इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पादप पर अवस्थित है? इनमें से कौन सा वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पादप पर अवस्थित है? ए वंश, बी गण, सी वर्ग, डी जगत। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जी वर्ग के वर्गीकृत ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो प्रश्न संख्या 77 का
आंसर क्या हो जाएगा, डी जगत हो जाएगा। ये क्वेश्चन नुम्मा से पूछा हुआ है, नुम्मा में ही पढ़ने का है, लेकिन 10वां पूछा जाता तो क्या कीजिएगा, हम लोग को तो पढ़ना है ये। प्रश्न संख्या 78, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु, कवक, शैवाल। लीजिए प्रश्न संख्या 78 का क्या हो जाएगा, तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण शैवाल और कवक, यानी दोनों आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सूक्ष्म उपभोक्ता है, जीवाणु और कवक है। प्रश्न संख्या 79, मांसाहारी जीव को कहा जाता है, मांसाहारी जीव को क्या कहा जाता है, ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीय उपभोक्ता, सी तृतीय उपभोक्ता, डी ए और बी दोनों। तो प्रश्न संख्या 79 का आंसर होगा जी, तो सर प्रश्न संख्या 79 का जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। मांसाहारी जीव द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, शुद्ध मांसाहारी का कहलाएगा तो तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। 80, खाद्य पदार्थ के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अलग पोषण पर को स्थानांतरित होता है। तो खाद्य कौन चीज़, खाद्य पर कौन सा, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अंतरांतरित अगले पोषण स्तर में अंतरांतरित होता है। तो कितना प्रतिशत होता है, 0.1%, 0.1%, 0.1%, 10% या 100%। तो अपना कितना परसेंट होता है जी, तो बोल कहा जाता है खाद्य के लिए 0.001% स्थानांतरित होता है अपना अगला पीढ़ी में। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों जीरो ई नहीं आंसर मारिए, 10 है इसका आंसर हो जाएगा, 10% स्थानांतरित होता है मात्र। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब नीचे हमें कमेंट बॉक्स में सभी लिख के बताएगा कि आपको 84 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही गए हैं, आपका तैयारी पता चल जाएगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है। तो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के साथ शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी, पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर।